सो है गाइस, आज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है जो कि है हम लोग BPSC 102 की बुद्धि और अवधि क्षमता। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आ जाता है बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि की परिभाषा क्या है? व्यक्तित्व की वह समग्र क्षमता जिससे के द्वारा वो व्यक्ति सर्वविवेक चिंतन करने और सदृश्य व्यवहार करने तथा अपने पर्यावरण को से प्रभावित रूप से निपटने में समर्थ होता है, वो बुद्धि होती है। अमूर्त विचार करने की क्षमता बुद्धि होती है। सब लोगों ने अलग अलग चीजों ने अलग अलग चीजें दी। जैसे सबका बुद्धि हुआ है जिसमें बुद्धि के मापन परीक्षण से मापा जा सकता है। अच्छा ठीक है, ये तो एकदम नई कहानी है। अब हो गया आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक बुद्धि मापन। बुद्धि मापन का सप्रत्यय का आरंभ तब हुआ जिसमें शिक्षकों ने फ्रांस के विद्यालयों में ऐसे बच्चों को पहचान कि जिसमें वो अधिगम क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में कम थी। दिमाग से ढीले लोग, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं। तीव्र अधिगम और मंद अधिगम में क्या आयु में बांटने। ठीक है, मानसिक आयु एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति की तुलना में जो उसके हर उम्र को मानसिक विकास का मापन है। एक बहुत बड़ी लाइन है, अगर हर कोई अपना बुद्धि के पास कर सकता है तो वो बुद्ध बन सकता है, लेकिन बुद्धि का विकास करना इंसानों के ऊपर होता है। 8 वर्ष की मानसिक आयु का अर्थ है कि उसके बच्चे में बुद्धि परीक्षण का निष्पादन 8 वर्ष की आयु वर्ग के अन्य बच्चों के औसत निष्पादन के तथ्य है। ये सब बकवास चीज है। सीधी सीधी बुद्धि निष्कासन एक की तुलना में। अच्छा फॉर्मूला भी है। अच्छा हाँ, IQ का फॉर्मूला है। तो MA क्या है? मानसिक आयु। और CA है, CA क्या है? CA क्या है? अच्छा कालानुक्रमित आयु। ठीक है, इंटू 100 इक्वल्स टू आयु IQ। बुद्धि लब्धि यार क्या होता है उसका? इंटेलिजेंस क्या उसको कहते हैं इंग्लिश में? IQ को IQ के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अच्छा जो IQ टेस्ट होता है, देखो अभी बता रहा हूँ। 130 जिससे अधिक होता है उसको अति श्रेष्ठ बोलता है। 120 से 130 को श्रेष्ठ बोलते हैं। 110 से 119 उच्च औसत बोलता है। 90 से 109 औसत बोलता है। 80 से 89 नवासी ना, हाँ निम्न औसत बोलते हैं। 70 से 89 सीमावर्ती बोलते हैं। 70 से कम मानसिक रूप से मंदिक और चुनौतीग्रस्त बोलता है। एकदम ढीले ढाले लोग जिसमें दिमाग हो ही नहीं, उन लोग कभी वो इसके नीचे वाले लोग एकदम खत्म खत्म लोग में बहुत लोग होता है। सबके जीवन में एक दो होंगे। अनुवांशिकता और पर्यावरण बुद्धि का प्रभाव होता है यार। अनुवांशिकता बुद्धि में भी बहुत सारी चीजें मिलती है। शोधकर्ता ने बहस का विषय है कि अनुवांशिकता पर्यावरण किसी भी व्यक्ति को बुद्धि पर का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान है। इससे बुद्धि का प्रकृति पालन पोषण विवाद बहस के रूप में जाना जाता है। यह प्रकृति का अर्थ है अनुवांशिकता और पालन पोषण का अर्थ पर्यावरण वातावरण में शोध करता है। इसके सहमत है कि मनुष्यों में बुद्धि का आधार पर स्पष्ट रूप से अनुवांशिक कारणों और पर्यावरण दोनों का परिणाम है। अब इसी के एक साक्ष्य है, अनुवांशिकता प्रभाव के साक्ष्य आप लोग पढ़िएगा। ऐसे कोई खास तो है नहीं। बहुत सारे जुड़वा लोग में तो खास चीजों पर पता चलती है कि एक बहुत ज्यादा चीजें मिलती है एक दूसरे से। जुड़वा अध्ययनों और दत्तक अध्ययनों का पुनर्विचार। दत्तक यार गोद आया हुआ जिसको होता है ना, उसको दत्तक बोलता है। गोद आया हम लोग में यही कहते हैं। दत्तक मतलब किसी से लिया गया पुत्र, मतलब जो उसके खुद का नहीं होता है, जो किसी किसी का चाचा का पुत्र हो गया। ये तो उसमें मैं अपने जुड़वा में तुम्हारी बात बहुत जमीन आसमान की अंतर होगा। ठीक है, जैविक प्रभाव बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का बहुत सारे सिद्धांत कईयों ने दिया कि अधिकांश वैज्ञानिकों सिद्धांत की भांति बुद्धि का अध्ययन और सिद्धांत नई प्रतिमाओं से विकसित हुए हैं। मनोविज्ञानों ने बुद्धि की प्रकृति को समझने के लिए कई बुद्धि के सिद्धांतों का विकास किया। इसमें से दो सबसे अधिक प्रभावी सिद्धांत है मनोवैज्ञानिक मापन, जिन्हें मनोवृत्ति संरचना उपागम और संज्ञात्मक सूचना प्रक्रम उपागम कहा जाता है, जो मानव मस्तिष्क के कार्य का प्रक्रम एवं केंद्रित है। मनोभित्तिक उपागम, तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो इम्पोर्टेंट है। संज्ञात्मक उपागम ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम बेस पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जब व्यक्ति कारण खोजता है और समस्या का समाधान करता है तो उसके विचारों करने का स्वरूप क्या होता है? वे संज्ञात्मक प्रक्रिया
में अधिक रुचि रखते हैं। ये चीज हम लोग पहले वाली बुक में पढ़ चुका है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि लोग किस प्रकार समस्याओं को हल करते हैं और उत्तर का पता लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बुद्धि का चलो उस पर बाद में बात करते हैं। बुद्धि का संज्ञात्मक उपागम बुद्धि की संरचना पर केंद्रित होता है। अपितु यह व्यक्ति की बुद्धि पर अंतर्निहित क्रियाओं पर केंद्रित होता है। वह बुद्धि की प्रकृति और समझने के लिए सूचना प्रक्रम उपागम का प्रयोग करते हैं। आइए कुछ ऐसे बुद्धि का सिद्धांतों पर चर्चा करें जिसको हम पर आधारित है। ठीक है, तो अभी बुद्धि की व्यक्तिगत भिन्नताएं। सब में अब बुद्धि की अलग अलग चीज होती है। कोई ट्रायंगल को अलग एंगल से देखता है तो कोई अलग एंगल से, कोई अलग एंगल से, लेकिन निकलता है एक ही चीज है, वो ट्रायंगल ट्रायंगल ही रहता है। गोला भी गोला ही रहेगा। ये सांवेदिक बुद्धि का प्रत्यय कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सांवेदिक बुद्धि मॉडल का प्रतिमान ये भी बकवास चीज है। तो ये सब तो मतलब आपका एग्जाम को देना देना नहीं, पढ़ने में तो आप लोग के पास बहुत समय। आप अपना डेटा ये सब बकवास चीजों में क्यों खपाएंगे। फ्री का फ्री रहे, पैसा बढ़ते हो। हाँ, सारांश सारांश आ गया। अरे वाह। अच्छा, बुद्धि का सिद्धांत इकाई 4। अच्छा, आ गया स्पीयरमैन का बुद्धि का अधिकारक सिद्धांत। ये थोड़ा सा है, लोग पूछ लेते हैं तो इस पे इम्पोर्टेंट वेरी। चार्ल्स स्पीयरमैन एक अंग्रेजी मनोविज्ञान कारक अधिकारक सिद्धांत उनमें सिद्धांत के अधिकारक सिद्धांत के नाम से जाना। मनोविज्ञान के इतिहास यहाँ से मनोविज्ञान के इतिहास में उनका प्रमुख योगदान कारक विश्लेषण का विकास एवं प्रयोग है। उन्होंने कारक विश्लेषण तथा सहसंबंधात्मक विश्लेषण का प्रयोग जी और एस कारकों का पता लगाने के लिए किया। कारक विश्लेषण सम्मिलित परिवर्तनियों में ये संबंध का पता लगाना शामिल है और फिर क्लस्टर बनाने के लिए परिवर्तनियों का समूह बनाना है तथा अंतर्निहित कारकों को निकालना है। इस प्रकार परिवर्तनियों की एक विस्तृत संख्या को कारकों के अपेक्षाकृत छोटी संख्या में कम कर दिया जाता है। स्पीयरमैन की अपनी किताब द बकवास है सामान्य कारकों मानसिक शक्ति कहा उच्च स्तर का जी रखने के लिए प्रशिक्षण नहीं किया जा सकता। यह व्यक्ति का एक हिस्सा है जो पूरा उसके सिद्धांत के ऊपर ही है। बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान। थर्मोकोल्ड ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ स्पीयरमैन के विपरीत गिलफोर्ड का मानना था कि बुद्धि का बहु गतिविधियों एक संयोजन है। वो बोलता है जन्मजात बुद्धि है जिसको कोई माप नहीं सकता और इसके मापने के पैमाने वो अपने हिसाब से रखा। गतिविधियों का एक संयोजन है जो गिलफोर्ड के परंपरागत मॉडल बुद्धि के अखंड एवं वैश्विक गुण के रूप में परिभाषित किया गया। उन्होंने मानव नवीकरण मानसिक योग्यताओं की खोज करने के वर्गीकृत करने के लिए प्रणाली और विकसित करने का प्रयास किया तथा बुद्धि संरचना एसआई मॉडल का प्रथम संस्करण प्रस्तुत किया। यह मॉडल कारक विश्लेषण के पर आधारित है। उन्होंने तर्क दिया कि बुद्धि की अनेक बौद्धिक योग्यताएं सम्मानित होती है। उन्होंने पहले बुद्धि को स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले कारकों के 120 कारकों के साथ एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसके बाद संशोधन करके उसे 180 कर दिया। अरे यार, ये वो तो वही चीज है यार जो शायद हम लोग प्रैक्टिकल में करोगे। ठीक है, ये सब नहीं है। कैटल का बुद्धि सिद्धांत भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत, इतनी बहुबुद्धि तो है किसी को चाहिए ही नहीं, तो सिद्धांत क्या पड़ेगा। भाई कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आता नहीं है कहीं। स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिपाचीय सिद्धांत। ठीक है, स्टर्नबर्ग ने मानव बुद्धि को अनुभव से सीखने, अच्छी तरह से तर्क करने और महत्वपूर्ण सूचनाओं को याद करने तथा दैनिक जीवन की मांगे को सामना करने के लिए संज्ञानात्मक योग्यताओं के रूप में परिभाषित किया। इस प्रकार इसमें तर्क की समस्या समाधान की योग्यता, ज्ञान शक्तिकरण तथा अपने परिवेश में सफल अनुकूल शामिल है। उन्होंने बुद्धि के इस समान देखा कि एक व्यक्ति अपने जीवन काल में किस तरह से पर्यावरणीय परिवर्तनों का सामना करता है। घटिया
तो सबसे पहले उसको त्रिपाची सिद्धांत में आता है, घटकीय उप सिद्धांत, फिर अनुभाविक उप सिद्धांत और सांदर्भिक उप सिद्धांत। ठीक है, घटकीय उप सिद्धांत में बुद्धि समस्या घटकों को तोड़ने और समस्या समाधान के लिए भी चीजों को विश्लेषण करने से संबंधित है। यह समस्या समाधान में प्रयोग की जाने वाले आंतरिक युक्तियों से संबंधित है। यह बुद्धि की परंपरागत अवधारणाओं को प्रतिबिंबित करती है और शैक्षणिक उपलब्धि से अधिक संबंधित है। इसे पढ़ने में होशियार भी कहा जाता है। इसे पढ़ने में होशियार, बुक स्मार्ट भी कहा जाता है। ये समस्या समाधान के ठीक है। आत्मक या सृजनात्मक बुद्धि अपसारी चिंतन द्वारा समस्या समाधान के लिए नए तरीकों का प्रयोग से संबंधित। इसमें समस्या का समाधान के लिए नए विचारों को साथ पूर्ण ज्ञान एवं अनुभव का प्रयोग किया जाता है। इनमें दो घटक शामिल हैं, स्वचालन और नवीनता। फिर आता है सांदर्भिक और प्रायोगिक बुद्धि। जीवन के प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य करने के लिए सूचनाओं का प्रयोग करने की योग्यता संबंधित है। इसका अत्यंत कुशल और सामना बुद्धि के उच्च स्तर के रूप में जाना जाता है। यह दैनिक जीवन के परिस्थितियों एवं घटनाओं को समझने और सफलतापूर्वक सामना करने की योग्यता है। यह सांदर्भिक आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलन करने, समायोजन करने एवं परिवर्तन की योग्यता है। इस प्रकार यह वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। बुद्धि मापन या पास का सिद्धांत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम आ गया बुद्धि के अंतर सांस्कृतिक अवधारणा, जो कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी तरफ हम लोग आते आते सारांश आ गया, हम लोग का पार्ट खत्म होने पे आ गया। सो गाइस, आप अपने आकलन कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। बुद्धि का मूल्यांकन, अरे यार एक और इकाई है, सॉरी, बुद्धि का मूल्यांकन भी कर ही लेना है, मतलब इस बार इकाई 5 में बुद्धि का मूल्यांकन का इतिहास। ये आता तो है नहीं, लेकिन चलिए थोड़ा सा बता देता है। 1938 में फ्रांसीसी फिजिशियन एलेक्सेंड्रो ने बताया कि मानसिक विकलांगताओं के विभिन्न अवस्थाएं हैं। एक सतत संबंधित निम्न शिक्षा का पहला स्कूल मानसिक रूप में नए बच्चों के लिए स्थापित किया गया। ठीक है, लंबे चौड़े इतिहास है यार। संशोधित स्केल और बुद्धि लंबी। इसके बाद बच्चों को 300 किया गया। अच्छे परीक्षण बुद्धि। व्यक्तित्व परीक्षण थोड़ा सा होता है। व्यक्तित्व परीक्षण बुद्धि का स्टैनफोर्ड बिटेड स्केल, इसमें लोग एक दूसरे की बुद्धि को मापते हैं। वेस्लर स्केल सब की बुद्धि को मापने के लिए एक टेक्स्ट बुक होती है, जिसमें वो लोग कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, जिसमें बस आपको जो सही गलत नहीं देखना, उसमें क्या सही है क्या, जो आपका पर्सनैलिटी बैठता है उसको बस भरिए और आगे बढ़िए। बहुत तेजी से वो करवाया जाता है और उसके बाद उसकी बुद्धि को एक टेस्ट के अनुसार नाप लिया जाता है। स्केल पैमाना ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। समूह बुद्धि परीक्षण का उदाहरण बहुआयामी, ये इम्पोर्टेंट है, चलिए हम पढ़ाते हैं। ये बहुआयामी अभिरुचि बैटरी, बहुआयामी एप्टीट्यूड बैटरी के सामने पेपर और पेंसिल परीक्षण है। ये परीक्षण 10 परीक्षण शामिल है। इसमें 5 शाब्दिक और 5 निष्पादन है। उपपदी उपपरीक्षणों में जैसे समान नाम है, परीक्षण एकाक समान नहीं है। प्रत्येक MAB उप परीक्षण के भीतर एक एकांश बहुविकल्पी है, मतलब वही जो मैंने बताया भी। में बढ़ती कठिनाई क्रम व्याप्ति के परीक्षण में 10 परीक्षण में यह परीक्षण आयु किया जाता है। ठीक है, संज्ञात्मक क्षमता परीक्षण, जो मानवीय मापदंड संबंधी परीक्षण, समूह संचालित परीक्षण है। ये परीक्षण मूल कौशल जो कक्षा आधारित सीखने के लिए आवश्यक है, जो आकलन करने के लिए बनाया गया है। यह छात्र के सीखने और अलग अलग 3 क्षेत्रों में तर्क और समस्या को सुलझाने के कौशलों को मापता है, शाब्दिक, मात्रिक और अशाब्दिक। ठीक है, संस्कृत निष्कृत बुद्धि परीक्षण, ये भी ऐसी चीजें हैं। इसमें CFT के 3 पैमाने होता है। स्केल 1 का प्रयोग मानसिक रूप से मंद वयस्कों और 4 से 8 साल की उम्र के बच्चे के साथ किया जाता है। स्केल 2 औसत बुद्धि के साथ किया जाता है और हाई स्कूल और कॉलेज वाले के साथ स्केल 3 का परीक्षण किया जाता है। रेवन का प्रगतिशील साचे, सब ऐसे ही है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण,
एक शाब्दिक परीक्षण, जैसे कि नाम से पता चलता है, परीक्षण में जिसके प्रदर्शन में सफल होने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, और अशाब्दिक परीक्षण जिसमें भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, जो इशारों में भी किया जा सकता है, जो उसमें शब्द की आवश्यकता नहीं होती। कल्चर फेयर परीक्षण, कल्चर फेयर परीक्षण भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बुद्धि परीक्षण में वाद विषय, ये बकवास चीज है। सारांश, प्रमुख शब्द, बकवास चीज है। अरे यार अभी एक और है, इकाई 6 भी है, क्षमता, संप्रत्यक्ष का मापन, संप्रत्यय का मापन, अधिक्षमता का परिभाषा और स्वरूप, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आइए हम लोग देखते हैं इसको। एप्टीट्यूड शब्द एप्टीट्यूड से लिया गया, जिसका अर्थ है के लिए उपयुक्त। बहुत बार अभिक्षमता का क्षमता, प्रवीणता आदि शब्दों को पर्यायवाची शब्दों के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है। इंग्लिश ने इस शब्द को पर्याप्त मात्रा परीक्षण के साथ प्रवीणता में हासिल करने की क्षमताओं के रूप में परिभाषित किया। कर दिया। अपने का पूछा, अधिक्षमता एवं बुद्धि, अधिक्षमता की और उपलब्धि, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और अधिक्षमता और बुद्धि तो नहीं है। अधिक्षमता उपलब्धि से अलग है। आमतौर पर अधिक्षमता एक व्यक्ति की क्षमता को संदर्भित करता है, अर्थात वह क्यों कर सकता है लेकिन अभी तक नहीं किया है। इस प्रकार ये व्यक्ति की संभावित क्षमताओं या व्यक्ति बिना किसी पूर्व ज्ञान के सीख के क्या कर सकता है। दूसरी ओर उपलब्धि व्यक्ति जो पहले कर चुका है और संभावित करती है, यह ज्ञान की आकलन करता है जो आपने पहले ही सीखा है। इसके प्रकार की उपलब्धि किसी विशेष विषय में किसी भी समय आपको प्रदर्शन से संदर्भित है, इसमें आपके प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। अधिक्षमता और अभिरुचि आप लोग पढ़ लीजिएगा। अधिक्षमता का मापन, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अधिक्षमता परीक्षणों का उदाहरण, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत लंबी चौड़ी बुक है ना, एग्जाम छोटी सी चीज का होता है, पेज पे पेज दिया है, आता जाता कुछ नहीं है, इसमें से छोटे छोटे टॉपिक पूछे जाते हैं, उसको लंबे में लिखना रहता है। अधिक्षमता परीक्षणों के फायदे और कमियां, और कुछ बचा? सब्जेक्ट खत्म, टाटा बाय बाय। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर दसना तो पंजाबी शब्द है, जरूर बताइएगा। वॉइस, वीडियो, लाइट सब कुछ सही था नहीं था। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक बहुत बड़ा सा लाइक बटन होगा, उसको ढम से मार के लाइक दबाइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेवल के नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी दी हुई है, आप वहाँ पे भी जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो है गाइस, बाय बाय, टाटा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेवल के एक नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।